वीडियोस आते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारतीय राष्ट्रवाद, किस प्रकार जो है भारतीय राष्ट्रवाद की नींव पड़ी और जो है कैसे जो है किस प्रकार भारत की जनता जो है अंग्रेजों को खदेड़ दी इसी राष्ट्रवाद से प्रेरित होके। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो ये राष्ट्रवाद है क्या। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि हम जो है एक प्रॉपर भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रह रहे हैं। एक निश्चित देश है हमारा जिसका नाम है भारत। ठीक है, यहाँ पे समान परंपरा, समान हित, समान भावनाएं, ये सारी चीज़ें बंधी हुई हैं। सभी लोग किसी न किसी तरीके से एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रवाद है ना, ये राष्ट्रवाद के निर्णायक तत्वों में जो है राष्ट्रीयता की भावना, यानी कि जो ये राष्ट्रवाद है इसमें राष्ट्रीयता की जो भावना होती है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। और यही जो राष्ट्रीयता की भावना होती है ना, वो किसी राष्ट्र के सदस्यों में पाई जाने वाली क्या है, ये एक सामुदायिक भावना है जो उनका जो संगठन है, ठीक है, जो एकता है वो सुदृढ़ करती है, मजबूत करती है। ये चीज़ आपको समझना होगा। अब आप देखिए कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र जो के तो भी उदय हुआ। ठीक है, इससे जो है अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किन बातों से परिभाषित होती है, ये भावना बदल गई। ठीक है, और उनमें जो है ना राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना पैदा होने लगी। भारत जो है, मैं आपको बता दूं कि भारत लंबे इतिहास में, आधुनिक काल में भारत जो है अंग्रेजों के शासन काल में राष्ट्रीय भावना के विशेष रूप का विकास हुआ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी इस राष्ट्रवाद की बात आती है ना, तो भारतीय संस्कृति जो है कभी कभी ये होता है कि राष्ट्रवाद की भावना जो है ये ब्रिटिशर्स के आने से पैदा हुई, नहीं, जो कि मैं पूरी तरीके से नकारती हूँ। देखिए, जब जो है भारतीय संस्कृति की बात आती है ना, तब कई पश्चिम विद्वान जो है इसकी व्याख्या भूलकर ये मानने लग जाते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए तब जो है भारत में राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया, जो कि ऐसा नहीं है। ये जो राष्ट्रीयता की चेतना है भले ब्रिटिश की देन है, लेकिन उससे भी पहले ये चेतना से लोग अनभिज्ञ नहीं थे, पर जो है शायद ये सत्य नहीं है। देखिए, भारत के लंबे इतिहास में ना, हम अगर बात करते हैं आधुनिक काल की, तो भारत में अंग्रेजों के शासन काल में राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रूप से विकास हुआ। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, लेकिन हम इस बात से नकार नहीं सकते कि भारत में राष्ट्रवाद पहले से नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उनमें जो है राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव जो है पैदा होने लग गया। नए प्रतीकों, चिन्हों ने, नए गीतों, विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए। कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो देश की जनता में राष्ट्रवाद की भावना जो है उजागर करने के लिए, पैदा करने के लिए प्रयासरत थे। ठीक है, नए प्रतीकों, चिन्हों ने, ठीक है, गीतों ने समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। और ज़्यादातर देशों में ना इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। अब आइए, अब हम ये देखेंगे कि देश में ये चेतना किस तरह पैदा हुई। अब देखिए, दूसरे उपनिवेशों की तरह, सबसे पहले तो मैं आपको कई बार उपनिवेश का टर्म जो है बता चुकी हूँ, आप फिर से एक बार समझ लीजिए। उपनिवेश यानी कि जिस देश के ऊपर किसी अन्य देश के लोगों का नियंत्रण होता है, उसे उपनिवेश देश कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद की उदय की जो परिघटना है ना, उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास ऐसी परिस्थितियों में हुआ जो राष्ट्रवाद के मार्ग में सहायता प्रदान करने के लिए जो है इसके स्थान पर बाधा पैदा करती थी। लेकिन वास्तविकता अगर हम समझने का प्रयास करें तो वास्तविकता ये है कि भारतीय समाज की जो विभिन्नताएं हैं, आप सभी को पता है कि विभिन्न प्रकार की भाषा लोग बोलते हैं, संस्कृतियां सबकी अलग अलग हैं, ठीक है, जो है जलवायु भी अलग अलग है, तो विभिन्नताओं में मौलिक एकता सदैव विद्यमान रही। कहा जाता है ना, अनेकता में एकता,
गाना भी बना है, अनेकता में एक मंत्र को जन जन फिर अपनाता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि समय समय पर राजनीतिक एकता की भावना भी उदय होती रही। ठीक है, भारत वास्तव में अगर हम बात करें तो भारतवर्ष की एकता जो है उनकी विभिन्नताओं में ही निहित है, जो कि गाना भी बना है इसी पे बेस्ड। तो भारतीय राष्ट्रवाद को जो है समझने के लिए उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को भी समझना होगा। अब भाई जब हमें ये पता होगा कि औपनिवेशिक राज्य के पहले क्या था भारत, उसके बाद क्या हुआ, तब तो हमें समझ में आएगा ना। तो भारत में ना अंग्रेजों के आने से पहले जो है भारतीय गांव जो थे वो आत्मनिर्भर समुदाय थे। किस प्रकार थे ये भी मैं आपको बताऊंगी। वे क्या थे कि छोटे छोटे गणराज्यों के समान थे, और जो है ना प्रत्येक बात में वे आत्मनिर्भर थे। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे। अब ब्रिटिश पूर्व भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि थी और कुटीर उद्योग थे उस समय। सदियों से जो कि त्यों चली आ रही थी कुटीर व्यवस्था और कृषि व्यवस्था। ठीक है, और कृषि और उद्योगों में ना तकनीकी स्तर अत्यंत निम्न था। ये तो अंग्रेजों के आने के बाद जो है तकनीकी स्तर का जो है बढ़ावा मिला और बढ़ा। तो सामाजिक क्षेत्र में परिवार, जाति पंचायत, ग्रामीण पंचायत, ये सारे जो है सरकारी नियंत्रण के काम में करती थी। अधिकतर राज्यों की राजधानी जो होती थी ना किसी नगर में होती थी। देखिए नगरों में ना अधिकतर लघु उद्योग प्रचलित थे। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब आगे बात करते हैं। अब जैसे ही अंग्रेज आए हमारी कृषि व्यवस्था परिवर्तित होने लग गई। कैसे होने लग गई ये भी मैं आपको बताऊंगी, हम लोग पढ़ भी चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से भाई। तो भारत में अंग्रेजों की विजय के पश्चात ना क्या हुआ, भारतीय समाज में व्यापक रूपांतरण हुआ, व्यापक चेंजेस आए। ठीक है, भारतीय साम्राज्य की स्थापना का कारण जो था क्या था, जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद ही तो जो है अंग्रेज आए ना। तो ये जो ब्रिटिश साम्राज्य था इसकी स्थापना का कारण मुगल साम्राज्य का पतन और क्या था, देश के अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित होना। हमारा देश पूरी तरीके से एकता के सूत्र में नहीं बंधा हुआ था, और शायद इसी वजह से ब्रिटिशर्स का भारतवासियों को तोड़ना जो है आसान रहा। ठीक है, और ब्रिटिश जो था ना, ब्रिटिश शासन पूर्व मुस्लिम शासनों के अनेक बातों में भिन्न था। भारतीय लोगों की तुलना में अंग्रेज जो थे इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना, अनुशासन, देशभक्ति, सहयोग कई अधिक दिखाई पड़ते थे। और इसीलिए कहा भी जाता है कि ये मुट्ठी भर अंग्रेज आए और हमारे इतने व्यापक जनसंख्या वाले देश में शासन करके चले गए। सिर्फ मुट्ठी भर थे अंग्रेज। अगर हमारे देश की जनता चाहती तो कब का खदेड़ चुकी होती, लेकिन इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, अनुशासन की कमी थी, देशभक्ति, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद की कमी थी। इसी को तो जागृत करना हुआ ना। अब इसके आगे समझिए। अब उनके इन्हीं गुणों के कारण, यानी कि जो उनकी देशभक्ति की भावना थी, राष्ट्रीयता की भावना थी, इन्हीं गुणों के कारण ना भारतीय विशिष्ट वर्ग को भी प्रभावित कर गया। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजी शासन के भारतीय में जो है आर्थिक संरचना के दूरगामी प्रभाव पड़ी। उनकी टेक्निकलिटी जो ऐसी थी कि मतलब थोड़े क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन करना। ठीक है, क्योंकि वो जो है तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता में विश्वास करते थे। अब इससे क्या हुआ, इससे देश में राजनीतिक एकता का निर्माण हुआ। भाई जाहिर सी बात है कि जब शोषण बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फैमिली मेंबर जो है एकत्रित होंगे। तो भारत एक परिवार ही तो था, तो जाहिर सी बात है जब अंग्रेज शोषण करे तो जो है ये राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा तेजी से विकसित होने लग गई। ठीक है, कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो एकता के सूत्र में लोगों को बांधे। तो अंग्रेजों के आने से पहले भूमि राजा की नहीं समझी जाती थी, उसे जो है जोतने वाले राजा को कर दिया करते थे, लेकिन भूमि जो है जोतने वाले की ही हुआ करती थी। अंग्रेजों के आने से क्या हुआ, अंग्रेजों के आने से भूमि पर ग्रामीण समुदायों का अधिकार नहीं रहा।
बल्कि ये जो है व्यक्तियों की निजी संपत्ति बन गई। अब इस प्रकार आप ये देखिए कि देश के कुछ भागों में जमींदार और कुछ भागों में किसानों की भूमि का अधिकार हो गया। आप सभी को पता ही है कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर थे, तो इनके राज्यकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदार वर्ग का उदय हुआ। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के दूरवर्ती परिवर्तन हुए। ये सारी चीजें पे खैर फिलहाल हम पढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। तो देखिए हम अभी बहुत डिटेल में सारे रॉलेट एक्ट हो गया, ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो मैं आपको एक खाका तैयार कर रही हूँ कि आप समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार ये कुछ ही थे, कैसे आए, मुगल साम्राज्य का पतन किया और जो है अंग्रेज हमारे देश में 200 सालों से भी ज़्यादा जो है शासन किए, और इसके बाद जो है भारतवासी उन्हें खदेड़े 1947 में। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, लेकिन इस एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले की एक जो है पुस्तक में आपने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया था, ठीक है, हम पहला चैप्टर देख चुके हैं और प्रीवियस क्लासेस में भी देख चुके हैं। वहाँ आपने ये देखा होगा कि 20वीं सदी के पहले दशक की कहानी पढ़ी थी। अब इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे से, यानी कि आप समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद 1920-21 में असहयोग आंदोलन, बेसिकली हम जो है गांधी के आंदोलनों को देखेंगे, ठीक है, गांधी जी के, यानी कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरीके के प्रयास किए और इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरीके का हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को एक नई उड़ान दी। ये देखिए, जन समूह को देखिए, मतलब पूरी जनता, पूरी भारत की जनता त्रस्त हो चुकी थी अंग्रेजों से, और कुछ भी करके वो अंग्रेजों को खदेड़ना चाहती थी, ठीक है। इसीलिए एंड में 1942 में करो या मरो, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, किसी भी तरह करो या मरो, डू और डाई की सिचुएशन आ गई थी। और जब ये सिचुएशन आई, उसी के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। चलिए आगे देखते हैं 1920 के दशक से क्या क्या चीजें घटित हुई। तो अब बात करते हैं पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। पहले विश्व युद्ध के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये जो है 28 जुलाई, डेट नोट डाउन कर लीजिएगा, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। कब से कब तक चला? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध। इसे एक महान युद्ध के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है मुख्य शक्तियां, बेसिकली अगर मैं मित्र देशों की बात करूं तो फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। और 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका जो है युद्ध में शामिल हो गया। और केंद्रीय शक्तियों की अगर मैं बात करूं तो इसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया, ये सारे देश थे। खिलाफत की अगर मैं बात करूं तो ये कब हुआ? खिलाफत आंदोलन, खिलाफत जो है बाद में मर्ज कर दिया गया है असहयोग में, लेकिन इसकी शुरुआत जो है मार्च 1919 से जनवरी 1921, ठीक है। तो 1919 में बंबई के एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसमें जो है मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने जो है इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920, ध्यान रखेंगे, सितंबर 1920 में जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे ये भी चीज कि 1920 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो 1920 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं की इस बात पर मना किया कि खिलाफत के समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया जाना चाहिए। और ये आंदोलन जनवरी 1921 को समाप्त हुआ।
असहयोग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसको डिटेल में देखना है। गांधी जी के नेतृत्व में चलाए जाने वाला ये सबसे पहला, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट जो है ये जन आंदोलन था। क्या था? जन आंदोलन। और इसमें असहयोग की नीति बेसिकली अपनाई गई। ये आंदोलन बहुत व्यापक जन आधार पे हुआ। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्ग के, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और आदिवासियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर जो है समर्थन मिला इनका। इसमें श्रमिक वर्ग भी थे। ठीक है, ये प्रथम जन आंदोलन था। और आप सभी को पता है कि प्रथम विश्व युद्ध उसी समय खत्म भी हुआ था, 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, तो क्या किया था उस समय? अंग्रेजों ने प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दी थी। बिना वकील, बिना दलील, है ना, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील के एक जो है कानून, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जो है सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी कर दिया गया। अब इसके जवाब में गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने देश भर में इस अधिनियम, जिसे कि रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसके खिलाफ अभियान चलाया। ठीक है, उत्तरी और पश्चिमी भारत की अगर मैं बात करूं तो कस्बों के चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानें, स्कूल बंद होने के कारण जीवन जो है लगभग ठहर सा गया। अगर पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में बहुत विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ इन चीज़ों का, जहाँ के बहुत से लोग, आप सभी को पता भी होना चाहिए कि इसी के विरोध में 1919 में अमृतसर, ध्यान रखेंगे, अमृतसर में खून खराबा जो है चरमोत्कर्ष पे था, जिसे हम जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। ठीक है, ये कब घटित हुआ? 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में। ठीक है, जब अंग्रेज ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया और वही स्थान था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इतने सारे लोग मारे गए, 1200 से लगभग लोग मारे गए, 1600 से 1700 लोग जो है इसमें घायल हुए। तो बहुत ही हृदय विदारक घटना थी ये। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम अभी डिटेल में भी देखेंगे। 1919 के बाद के सालों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया। अब उसमें नए सामाजिक समूह शामिल थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि नगरों के भी जो है, गांवों के भी कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, सब लोग शामिल थे। तो संघर्ष की नई पद्धतियां जो है सामने आ रही थी। और इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, इनके क्या परिणाम हुए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो है विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी। अब इसके कारण रक्षा में जो है व्यय भारी इजाफा हुआ। अब भाई जाहिर सी बात है, विश्व युद्ध छिड़ रहा है तो रक्षा में व्यय होना तो आम बात है। और इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए, करों में वृद्धि की गई, टैक्सेस बढ़ाए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया। और युद्ध के दौरान कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही थी ना कि आम जनता का रोटी खरीदना, चपाती खरीदना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो 1913 से 18 के बीच कीमतें लगभग दोगुनी हो गई। ठीक है, और जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जिस प्रकार आप ये देखिए कि कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, है ना। तो उस समय आप ये सोचिए क्या मंजर था कि जब विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, पहला विश्व युद्ध। ठीक है, गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती कराया जा रहा था, जिसके कारण क्या हो रहा था, ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था कि भाई जबरन क्यों भर्ती कराया जा रहा है। 1918-19 में 20-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में ना फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। लोग भूखमरी से मर रहे थे, फ्लू से मर रहे थे, महामारी भी फैल गई थी। और 1921 की जनगणना के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो दुर्भिक्ष और महामारी के कारण ना 120 से 130 लाख लोग मारे गए। और ये कम नहीं होते, ये बहुत होती है जनसंख्या। लोगों को ये उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन हुआ इसका जस्ट विपरीत। हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं। अब इसी समय एक नया नेता सामने आया, उसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया, वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। आप सभी को पता होगा कि 1915 से पहले महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे। 1915 में वो भारत लौटे।
ठीक है, इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरीके का जन आंदोलन रास्ते पर चलते हुए वहाँ की जो है, आप ये थोड़ा सा देख लीजिए, फिगर आउट कर लीजिए, सत्याग्रह, अहिंसा, इनके नक्शे कदम पे चलने वाले ये नेता थे। ठीक है, तो गांधी जी जो थे वो नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया, क्योंकि ये अहिंसावादी थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए, और इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। ठीक है, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ ये है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न के मुकाबले करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होती। ये नहीं है कि मार धाड़ करो, लड़ाई झगड़ा करो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो आपको शारीरिक बल यानी कि फिजिकल जो है फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिशोध की भावना, आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकते हैं, और इसके लिए ना दमनकारी शत्रु की चेतना को झिझोड़ना चाहिए। अब देखिए, उत्पीड़क जो है, उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों की हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय जो है सच्चाई को दिखाने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इस अहिंसावादी, इस, आप ये सोचो कि एक हाड़ मांस के इंसान थे गांधी, लेकिन इनके अंदर शक्ति देखिए, ये सत्याग्रह की शक्ति थी, अहिंसा की शक्ति थी। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का ये धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी जो है कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया, दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया, और फसल खराब हो जाने और प्लेग महामारी के कारण ना खेड़ा जिले के किसान जो है लगान चुकाने की हालत में नहीं थे, और वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढील दी जाए। और 1918 में यही गांधी जी सूती कपड़ा मिल कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जो है अहमदाबाद भी पहुंचे। थोड़ा सा अगर मैं इन तीनों के बारे में डिटेल में बताना चाहूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ चंपारण आंदोलन के बारे में। चंपारण सबसे पहले जान लीजिए कहाँ है, बिहार में है। ये आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ। ये एक सत्याग्रह था, इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो दिसंबर 1916 में क्या हुआ कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया। अब इसी आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसकी राजनीति की दिशा बदलकर रख दी। सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके में किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण की दास्तान बताई और उसे दूर करने का आग्रह किया। वे कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। गांधी पहली मुलाकात में इस शख्स से प्रभावित नहीं हुए थे और यही वजह थी कि उन्होंने इसे टाल दिया। लेकिन इस कम पढ़े लिखे और जिद्दी किसान ने उन्हें बार बार मिलकर अपना आग्रह मानने के लिए बाध्य किया। परिणाम ये हुआ कि 4 महीने बाद चंपारण के किसानों को जो है जबरदस्ती नील की खेती करने की हमेशा मुक्ति मिल गई। गांधी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा बिल्कुल नहीं था और इस तरह गांधी जी जो है बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया और उन्हें चंपारण लाने वाले इस शख्स का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया तो ये था रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कब हुआ चंपारण का आंदोलन? 1917 में। गांधी जब साउथ अफ्रीका से सत्याग्रह और अहिंसा के आजमाए हुए अस्त्र का पहला प्रयोग भी उन्होंने कहाँ किया? चंपारण में किया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा सा खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। खेड़ा कहाँ है?
चंपारण तो बिहार में था, खेड़ा जो है गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में खेड़ा जो है जिला है। तो किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध ये जो है सत्याग्रह था, और इसे प्रथम जो है सत्याग्रह आंदोलन भी माना जाता है। ये 1918 में गुजरात जिले के पूरे साल की फसल जो है बर्बाद हो गई। तो किसानों की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं हुई थी। स्थिति को देखते हुए लगान की माफी होनी चाहिए थी, पर सरकारी अधिकारी किसानों के लगान जो है माफ नहीं कर रहे थे। तो किसानों की जब सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गईं, ठीक है, तो उन्होंने किसको बुलाया? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने उन्हें सत्याग्रह करने की सलाह दी और लोगों से जो है स्वयंसेवक और कार्यकर्ता बनने की अपील की। गांधी जी की अपील पर वल्लभ भाई पटेल जो है अपनी खांसी चलती हुई वकालत छोड़कर सामने आए, और ये जो था उनके सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश था, शुभारंभ था। उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। वे अपने को झूठा कहलाने और स्वाभिमान को नष्ट कर जबरदस्ती बढ़ा हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी भूमि को जब्त कराने के लिए तैयार किए, ठीक है। सरकार को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वे उसका खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने बिना कोई सार्वजनिक घोषणा किए ही ना गरीब किसानों की लगान वसूली बंद कर दी। और सरकार ने ये कार्य बहुत देर से और बेमन से, यानी कि बिना मन से किया, ठीक है। ये भी प्रयत्न किया कि किसानों को यह अनुभव न होने पाए कि सरकार ने किसानों के सत्याग्रह से झुककर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया, लेकिन सरकार झुक तो चुकी थी, है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अहमदाबाद मिल मजदूरों का, ठीक है। तो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन जो है 15 मार्च 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हुआ था। जब चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन की सफलता हाथ लगी, तो इनकी सफलता को देखते हुए अनसुईया बेन साराभाई जो थी, इनके द्वारा गांधी जी को आंदोलन करने के लिए आमंत्रित किया गया। अनसुईया बेन के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये स्वयं एक मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन थी, जो कि गांधी जी के करीबी मित्र थे। और अम्बालाल साराभाई ने गुजरात में बने साबरमती आश्रम के निर्माण हेतु सबसे अधिक दान भी दिया था, ये भी आपको समझना होगा। ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन था, इसे समाप्त करने के लिए मिल मालिकों द्वारा 20% वेतन वृद्धि की पेशकश की गई, लेकिन मजदूर 50% वेतन की मांग पर अड़े थे, ठीक है। तो वेतन में बढ़ोतरी की मांग को अस्वीकार करने पर गांधी जी जो थे ना, मजदूरों के साथ बैठ गए भैया आमरण अनशन पे। अब ये जो इनकी आमरण अनशन थी, ये 21 दिन तक चली, और अंत में क्या हुआ कि अंत में मामले की गंभीरता को देखते हुए मिल मालिकों ने क्या किया, न्यायाधिकरण में जाने का फैसला किया। अब न्यायाधिकरण में गांधी जी के सुझावों पर मजदूरों का वेतन कितना हो गया, 50 तो नहीं हो पाया, लेकिन 35% मांग को स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन था, ये एक सफल आमरण अनशन आंदोलन था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला आमरण अनशन जो कि सफल हुआ गांधी जी का, ये कब का था? तो ये अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन का था, ठीक है। इसमें क्या होता है आमरण अनशन में कि इसमें जो है खाना त्याग देते हैं और उपवास करते हैं, ठीक है, यानी कि आहार का त्याग कर देते हैं और उपवास करते हैं, ठीक है। 1918 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, और भारतीय सफलता आंदोलन में ये इसकी एक प्रमुख भूमिका थी। तो ये हुए तीनों आंदोलन, ये तो भाई छोटा मोटा खाका था। इसके बाद आता है रॉलेट एक्ट। क्या था ये एक्ट, मैं थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ आपको, इसके बारे में हम अगले पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में, और किस प्रकार जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, किस प्रकार घटित हुआ, इसके बाद असहयोग आंदोलन, इसके बारे में हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो गाइज अब वीडियो रेगुलर आएंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ, और गाइज वीडियो को शेयर कर दिया करिए। थैंक यू वेरी मच।